नमस्कार बच्चों, जोहार। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। इसी सिलसिले में बच्चों आपके लिए आज जो है तीसरा मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं आपके लिए सोशल साइंस का क्लास 10 के लिए। इसमें पूरा हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जिस तरह से अब जैक का पेपर आ चुका है मॉडल पेपर, उसी मॉडल पेपर पर बेस्ड इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं एक से बढ़कर के एक हैं। सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर देख करके ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। अगर नहीं देख के जाते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान होने वाला है, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा डियर। आप जो है बड़ी मेहनत से आपके लिए जो है ये वीडियो मैं तैयार कर पाया हूँ। पूरा दिन लग जाता है एक क्वेश्चन पेपर टाइप करने में, क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखने में, सब कुछ करने में ओवरऑल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और मुझको जो है मोटिवेट करने के लिए एक थोड़ा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जरा सा अगर पसंद आए तो। अगर ना पसंद आए तो बिल्कुल डिसलाइक कर दीजिएगा, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए लेकर के ही आए हैं इस क्वेश्चन पेपर को, आपकी थोड़ा सा मदद करने के सिलसिले के लिहाज से। देखिए कौन सा क्वेश्चन है। पहला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी बोलते हैं, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है। तो ये है आर्टिकल नंबर 17, अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लिंग विभाजन का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? तो लिंग विभाजन होता है जिससे हम लोग पुरुष और महिलाओं के बीच में अंतर कर पाते हैं, उनमें विभाजन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई मुद्रण का कौन सा रूप है? तो इस समय ये ई मुद्रण जो है वो आधुनिक रूप की मुद्रण है। तो इसका जो रूप है वो कौन सा हो जाएगा? आधुनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है? कौन जारी करता है? तो आरबीआई जारी करता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें जो कौन सा कथन गलत है, तो इसमें देखिए पहला, ऐसा कोई संगठन नहीं है जो अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की ऋण गतिविधियों की निगरानी करता है। और दूसरा है, आरबीआई साहूकारों को अपना पैसा वापस पाने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करने से रोकता है। तीसरा है, औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अधिकांश अनौपचारिक ऋणदाता ऋण पर बहुत कम ब्याज लेते हैं। तो देखिए इसमें जो बी और सी ऑप्शन है, बी और सी, वो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि बी वाला भी सही है और सी वाला ऑप्शन भी सही है, राइट। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? राइट, वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन की नीति है उससे किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है? तो आंसर है कृषि क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ है, बाकी सभी क्षेत्रों को लाभ हुआ है। ये यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र होना चाहिए, राइट, ये यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र है, इसको लिख लीजिएगा, द्वितीय क्षेत्र, राइट। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। सेवा क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, उद्योग हो गया, राइट, और कृषि क्षेत्र। तो आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र। जब फोर्ड कंपनी जो कार बनाने वाली है, फोर्ड ने भारत में अपना वी विनिमा वि, अ, विनिमार विनिर्माण, राइट, अपना विनिर्माण, यहाँ भी नहीं रहेगा, अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया, तो उसने डैश के साथ, मतलब यहाँ पे डैश डैश रहेगा, डैश के साथ मतलब किस कंपनी के साथ सहयोग किया था, राइट। तो ये जो है उसने जो सहयोग किया था किसके साथ में? महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ उसने टाई अप किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगला क्वेश्चन है 8, कम्युनिकेशन का भाग इनमें से कौन सा है? तो देखिए टेलीफोन भी कम्युनिकेशन का भाग है, टेलीग्राफ भी होता है, फैक्स भी होता है, इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वैश्वीकरण की जो शुरुआत है किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी? तो ये आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। राइट, व्यापारिक बैंक ने क्या कार्य किया है? व्यापारिक बैंक ने क्या कार्य किया है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है, तो देखिए इसमें साख निर्माण, ऋण देना, जमा, उपयुक्त सभी, राइट। तो यहाँ पे साख निर्माण, ये इतना देखिए, ये सभी ऑप्शन जो है पीछे लिखने चाहिए थे,
ये इसी के साथ लिखा गया है। तो देखिए साख निर्माण एक ऑप्शन हो गया, ऋण देना दूसरा, जमा स्वीकार करना तीसरा और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी पहला दूसरा और तीसरा, साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये सभी आंसर करेक्ट हैं। तो आंसर सही होगा उपयुक्त सभी। राइट, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, सिल्क मार्ग एशिया से जुड़े हुए थे। तो सिल्क मार्ग जो है आपका यूरोप और अफ्रीका दोनों से होकर के जुड़े हुए थे, इसलिए आंसर क्या सही होगा, दोनों का तथा ख लिखा है यहाँ पे, ए और बी रहेगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के घरेलू क्षेत्र की आमदनी में गिरावट आने का सही कारण बताइए। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखे हुए हैं ए, बी, सी और डी में। तो आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो यूरोप के घरेलू क्षेत्र की आमदनी में जो गिरावट आई थी उसका सही कारण क्या था, ये आपने बताना है। तो सही कारण था कि जो मृत्यु एवं चोट के कारण सक्षम शारीरिक कार्यबल की संख्या में कमी आ गई थी, जिस वजह से वहां पर, कहां पर, यूरोप के जो घरेलू क्षेत्र की आमदनी है उसमें गिरावट आ गई थी, यानी मैन पावर जो चोटिल हो गई थी वो उस काम नहीं कर पा रही थी, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, सूरत और हुगली बंदरगाह हाशिए पर चला गया था, तो कौन सी शताब्दी में ये सूरत बंदरगाह और हुगली बंदरगाह ये हाशिए पे चला गया था। तो आंसर है 18वीं शताब्दी में ये दोनों बंदरगाह हाशिए पर चले गए थे, यानी कि एकदम समाप्त होने के एकदम उसकी दशा खराब हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुआ था। तो आंसर है मुंबई में, जिसको पहले बंबई कहते थे, वहां पर लगा था पहला सूती वस्त्र मिल। क्वेश्चन 15, किसके आविष्कार से कपड़े की बुनाई की प्रक्रिया में मदद मिली जिससे उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई। तो आंसर है रोलर मशीन। राइट, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय कॉटन टेक्सटाइल के लिए अमेरिका से मांग बढ़ जाना, ब्रिटेन में कॉटन टेक्सटाइल के निर्यात की अस्वीकृति के बावजूद भी भारत के कॉटन टेक्सटाइल को ज्यादा क्षति नहीं उठानी पड़ी, क्यों, ऐसा क्यों हुआ। राइट, तो इसका जो सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 16 का, कि भारतीय जो घरेलू बाजार है, भारतीय घरेलू बाजार में भारतीय कपड़े के पर्याप्त खरीदार थे, इस वजह से जो भारत है उसको ज्यादा, भारत का जो कॉटन टेक्सटाइल है उसको ज्यादा क्षति नहीं उठानी पड़ी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला है, इनमें से कौन पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो पेट्रोलियम जो है वो आपका पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। राइट, अगला क्वेश्चन है देखिए, जो है आपका, इनमें से किस खनिज का प्रयोग लोहे के निष्कर्षण में किया जाता है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब लोहे के खनिज के रूप में यूज होता है। तो आपका इसमें हेमेटाइट दिया हुआ है, तो लोहे के निष्कर्षण में आपका हेमेटाइट या मैग्नेटाइट का यूज किया जाता है, तो हेमेटाइट सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत में कोयला उत्पादन में अग्रणी है। तो कोयला उत्पादन में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड में से कौन अग्रणी है। तो आपका आंसर है झारखंड जो है कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणी है, 19 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर, भारत का अधिकांश स्टील संयंत्र कहाँ अवस्थित है। तो आपको ये बताना है, नागपुर छोटा पठार लिखा हुआ है, ये छोटा नागपुर का पठार आप इसको बोलेंगे, छोटा नागपुर का पठार, जिस रेंज में आपका झारखंड आता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी, छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया है। विनिर्माण उद्योग को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसको द्वितीयक श्रेणी में रखा गया है, जो विनिर्माण सेक्टर होता है उसको द्वितीयक क्षेत्रक में या श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन है 22, इनमें से कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कही जाती है। तो सबको पता होगा कि बेंगलोर को हम लोग सिलिकॉन वैली कहते हैं, राइट, या इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला है, झारखंड में स्थित कोडरमा जो होता है, कोडरमा जो जिला है, निम्न में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। राइट, तो कोडरमा में कौन सा खनिज ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो आंसर है अभ्रक। तो अभ्रक का उत्पादन कोडरमा में भारी मात्रा में होता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 24, कर्नाटक की जो बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकुरु, ये जो बेल्ट हैं, इन पेटियों में किस चीज की बृहद राशि संचित है। तो आंसर है लौह अयस्क की राशि संचित है, यानी इन इलाकों में लौह अयस्क भारी पैमाने पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कारक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है।
तो आंसर देखिए इसमें से कौन सा कारक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए, यानी लौह उद्योग इस्पात जो है अगर हम लोग लगा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी जरूरत जो जरूरी नहीं है, तो आंसर है अपशिष्टों के निपटान हेतु जल निकाय, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये नहीं भी रहेगा तब भी लौह उद्योग इस्पात आपका लग सकता है। अगला क्वेश्चन है किस रेशे को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो जूट जो होता है उसको गोल्डन फाइबर के, क्योंकि इसका कलर जो है गोल्डन टाइप का होता है थोड़ा। अगला है पंजाब में भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण का मतलब आप समझ जाइए कि जो वैसी जमीन जो सही है जिसमें खेती करने योग्य है वो जमीन धीरे धीरे खेती करने योग्य नहीं हो पा रही है, यानी कि धीरे धीरे वो जमीन बेकार हो जा रही है जिसमें खेती नहीं हो पाएगी, तो उसको बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। तो निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, पंजाब में जो जमीनें जो खेती योग्य थी वो खराब हो जा रही हैं, यानी खेती योग्य नहीं बच रही हैं, उनका क्या मुख्य कारण है, तो आंसर है अधिक सिंचाई। वहां पर सिंचाई अत्यधिक होने के कारण से जो है भूमि निम्नीकरण का कारण उत्पन्न हो रहा है। अगला है निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार का मतलब है ऐसी फसल जिसमें फली लगती हो जाए, राइट। तो जो दलहन फसलें होती हैं उनमें फलियां लगती हैं, तो आंसर हो जाएगा दालें, इसका सही ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार जिसको हम लोग सोपानी खेती की जाती है बोला जाता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में आपका सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। निम्न में से कौन सी रबी फसल है, बच्चों आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताना है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी रबी फसल है, इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन सेक्शन बी पे चलते हैं, अतुल अग्निहोत्री, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। देखिए 31 नंबर में जो क्वेश्चन है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की, कब कब और किसने, तो आंसर लिखेंगे वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वियतनाम के जो राष्ट्रवादी नेता हो ची मिन्ह, क्या नाम था उनका, हो ची मिन्ह ने 1930 ईस्वी में की, और इनका नाम इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रखा। इसका नाम क्या रखा, इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रखा, राइट। तो किसने की, हो ची मिन्ह ने, कब की, 1930 में की। तो ये इतना आंसर आपको लिखना है। ये सभी क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं। ध्यान देना बच्चों कि जो भी सेक्शंस हैं इसमें हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, यानी जितने क्वेश्चन आपको रखे हुए हैं हमने वो सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं, उन्हीं के आंसर देने हैं, और ये काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा बार ये पूछे गए हैं। आप इनको कम से कम जरूर देख करके अपने पेपर में एग्जाम में जाइएगा, बिन देखे कम, यानी कि ये वो क्वेश्चन है जिनको पढ़ना कम से कम आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि चाय उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखिए, तो असम और बंगाल जो है चाय उत्पादक 2 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है विभिन्न धर्म से निकले विचार, आदर्श और मूल्य डैश में एक भूमिका निभा सकते हैं, तो किसमें निभा सकते हैं, संसद में एक भूमिका निभा सकते हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा, इसमें भरा जाएगा संसद, राइट। अगला क्वेश्चन है सुनामी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी बार कहो उतना कम है। सुनामी एक लहर अथवा लहरों का सिलसिला है, राइट, जो समुद्र में आवेगपूर्ण खलबली के कारण पैदा होती है तथा जल को सीधे खड़े रूप में विस्थापित करती है, मतलब हटाती है। तो इतना आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि सुनामी क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 तरह से होता है, एक है जैविक, दूसरा है अजैविक, राइट। ये अगला क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो आंसर है यंग इटली की स्थापना जूसेपे मैत्सनी ने गुप्त संगठन के रूप में की। जूसेपे मैत्सनी जूसेपे मैत्सनी ने गुप्त संगठन के रूप में यंग इटली की स्थापना की थी। ये सभी क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड और काफी इंपॉर्टेंट है डियर, इनको कम से कम आप जरूर देख करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सेक्शन सी है आपका, शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, इसमें 6 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो हमने 6 ही क्वेश्चन रखे हुए हैं। देखिए सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण देने हैं। देखिए सामाजिक विभाजनों के राजनीति को प्रभावित करने के 2 उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण क्या है कि राजनीति दल सामाजिक विभाजन की बात करते हैं, विभिन्न समुदायों से अलग अलग वायदे करते हैं, विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करते हैं, और विभिन्न समुदायों की उचित मांगों और जरूरत को पूरा करने वाली नीतियां भी बनाती हैं। और दूसरा क्या है कि अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन मतदान को प्रभावित करता है। समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरों के मुकाबले ज्यादा पसंद करते हैं।
कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं। तो बच्चों इतना ही आंसर, जितना क्वेश्चन पूछता है उतना ही आंसर आपको लिखना भी पड़ेगा, और उतना ही लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए, इसको पॉइंट वाइज लिखा गया है। पहली बात क्या है कि खुले क्षेत्रों की व्यवस्था का आलोप यानी कि कमी होना। गांव में खुले खेतों की व्यवस्था थी, अर्थात भूमि मुक्त थी और उसे कोई भी उत्पादन के लिए प्रयुक्त कर सकता था। भूमि किसी की नहीं थी, कोई भी उसका यूज कर सकता था, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, खुले खेत यानी कि जो किसी के पहले नाम से नहीं हुआ करते थे उसको खुले खेत बोलते थे, खुले खेतों की व्यवस्था लुप्त होने लगी, यानी वो समाप्त होने लगी। संपन्न जमींदारों ने खुले खेतों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी, यानी उन्होंने घेराबंदी उसकी कर दी कि ये हमारा है, ये हमारा है। दूसरी क्या बात है कि छोटे किसान और निर्धन किसान, क्या कारण था कि पहले उनके पास आजीविका के लिए साझा खेत थे, जहां वे ईंधन, बेरियां यानी बैर वगैरह, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीन कर काम चला लेते थे। अब उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं बचा था, राइट। और तीसरा जो आपका तीसरी बात है कि छोटे खेत होना। जैसे ही संपन्न जमींदारों ने भूमि का अधिग्रहण प्रारंभ कर लिया, यानी कि कब्जा करना शुरू कर दिया, निर्धनों के पास छोटे खेत रह गए। जो कमजोर थे, जो गरीब थे, उनके पास थोड़े थोड़े खेत रह गए, जो उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए काम उपलब्ध करा सकते थे। अतः जब व्यापारी उस ओर आने लगे और उन्होंने उत्पादन के लिए अग्रिम पैसे देने का प्रस्ताव किया, तो किसान तुरंत तैयार हो गए। सो ये सब बातें थी जो 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे वो गांवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे थे। ये सब मुख्य मुख्य बातें थी। तो ये 3 पॉइंट्स में करके आप इस तरह से इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत पड़ी क्योंकि उपभोक्ता व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा अनेक प्रकार से ठगे जाते थे। ठीक है, जो उपभोक्ता होते थे वो व्यापारियों और दुकानदारों के द्वारा कई प्रकार से ठगे जाते थे, इसलिए सरकार ने 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा कानून पास किया। इस कानून की देखिए निम्न कारणों से बड़ी जरूरत थी। क्या क्या? पहला कारण कि उपभोक्ता जागरूकता इसके लिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर दोनों उत्पादक व्यापारी और दुकानदार, दोनों मतलब उत्पादक व्यापारी और कौन? दुकानदार, कोई भी गलत काम कर सकते हैं। दूसरा क्या कारण था? बड़ी जरूरत जो थी, क्या थी कि उपभोक्ता सुरक्षा की आवश्यकता तब अधिक महसूस हुई जब बेईमान व्यापारियों ने जनसाधारण के जीवन से ही खेलना शुरू कर दिया। और क्या किया? और घी, तेल, दूध, मक्खन, खोआ और मसाले जो थे उन सब में मिलावट करनी शुरू कर दी, राइट। तो ये दो मुख्य बड़ी जरूरतें थीं। देखिए, इससे क्या होने लगा, इससे बुरा और क्या हो सकता है? अधिक कीमत वसूलना उतना हानिकारक नहीं जितना कि खाने पीने की चीजों में मिलावट कर देना है डियर। इसलिए हमारे इस दैनिक जीवन में उपभोक्ता जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हमको इतना उत्तर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, देखिए कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। तो देखिए हेडिंग डालेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य एवं लाभ। तो देखिए यहाँ पॉइंट करके 5 लाभ हैं। देखिए क्या लाभ है कि जल भंडारण में सहायता मिलती है, बाढ़ रोकने में भी सहायता मिलती है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, नहरों द्वारा नौका परिवहन में भी सहायता मिलती है और मत्स्य पालन यानी मछली पालन के लिए उत्तम क्षेत्र प्रदान करती है। कौन? बहुउद्देशीय परियोजना यानी नदी परियोजनाएं। और उनकी जो हानियां हैं वो क्या है? देखिए, नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है, पहली हानि। बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहां की वनस्पति नष्ट हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी जो है जलाशय में चली जाती है, दूसरी हानि। तीसरी हानि है कि बांधों के कारण वहां के अस्थायी निवासियों की आजीविका छिन जाती है। और चौथी जो हानि है, बड़े बड़े बांध बनाने से काफी मात्रा में वहां तलछट जमा हो जाते हैं और वहां स्वयं ही बाढ़ के कारण बन जाते हैं, और वो खुद ही स्वयं ही बाढ़ के कारण बन जाते हैं। तो ये सब इसके हानियां हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का डियर कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है? बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है। उद्योगों से बहुत तरह के अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। आंसर में एकदम सटीक और शॉर्ट लिखना है। उद्योग में अक्सर ईंधन के रूप में
कोयले का प्रयोग होता है, जिससे काफी मात्रा में धुआं निकलता है जो पर्यावरण में घुल मिलकर उसे प्रदूषित करता है। अवशिष्ट पदार्थ जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है और नदियों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इतना आंसर आपको लिखना है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो इस तरह से उद्योग हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, देखिए बच्चों कि भारत के रेखा मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और का, खा तथा गा जो 3 जगहें हैं वो प्रदर्शित उनको जो है आपको पहचान करके जगहों पर लिखना है। देखिए पहला जो का जगह पे है वो राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखना है। देखिए फिगर देखिए यहाँ पे है, ये का जगह बनी हुई है। यहाँ का जो है वो जगह आप देख पा रहे हैं, तो ये उत्तराखंड का इलाका है। तो उत्तराखंड में जो आपका क्या बताना है, राष्ट्रीय उद्यान। तो उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है कार्बेट नेशनल पार्क, राइट। तो यहाँ पे जो का में भरा जाएगा वो जाएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। ये भी आप याद रखिएगा। अगला जो दूसरा खा है पत्तन यानी कि एयरपोर्ट की बात कर रहा है। तो खा जो है आपका यहाँ पे है, यहाँ जो है एक एयरपोर्ट है। तो वहाँ कौन सा एयरपोर्ट है, विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और देखिए गा जो सेक्शन है यहाँ पर ये कौन सी चीज को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है तेल शोधक कारखाना है। तो देखिए गा ये लगभग आपका बिहार क्षेत्र पड़ता है और बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है उसका नाम है बरौनी, राइट। तो बरौनी कहाँ है, बिहार में है, जो कि तेल शोधक कारखाना है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। अब सेक्शन डी जो कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, प्रत्येक 4 यहाँ क्वेश्चन है और चारों 5 नंबर के हैं, यानी कि 20 नंबर का ये सेक्शन है। तो पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव का वर्णन करना है। तो देखिए इसको पॉइंट वाइज हमने कर दिया है, 4 बिंदुओं में इसको हमने अंकित कर दिया है। पहले पॉइंट में लिखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीयों का अंग्रेजी शासन से विश्वास जाता रहा और वे ऐसे शासन से छुटकारा पाने के लिए उग्र और क्रांतिकारी मार्ग पर चल पड़े, राइट। दूसरे में लिख दिया कि सरकार ने भी अपना दमन चक्र और तेज कर दिया, सारे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया और बड़े अत्याचार किए। महात्मा गांधी को भी कैद कर लिया गया। जेल से आते ही उन्होंने कौन, महात्मा गांधी जी ने पंजाब के हत्याकांड और मार्शल लॉ के विरुद्ध आवाज उठाई और अली भाई जो थे, मोहम्मद अली तथा शौकत अली, ये अली भाई इनको बोला जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली को, जिन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन चलाया हुआ था, इनको साथ लेकर 1920 ईस्वी में पहला असहयोग आंदोलन चलाया। किसने, महात्मा गांधी ने। और फिर लिखेंगे कि उनके कहने पर, किसके, महात्मा गांधी जी के कहने पर हजारों व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी अपनी छोड़ दी और सरकार से मिले हुए पदक और उपाधियों को त्याग दिया। वकीलों ने वकालत छोड़ दी और विद्यार्थियों ने अपने स्कूल तथा कॉलेज छोड़ दिए। और इस तरह से असहयोग आंदोलन चालू हुआ। ठीक है डियर, तो इस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो प्रभाव पड़ा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, देखिए बच्चों कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, इसको आपको बताना है। तो देखिए यातायात के विभिन्न साधन जैसे सड़कें हो गई, रेल, नदी मार्ग, तटीय जलमार्ग, वायु मार्ग और संचार के जो साधन जैसे कि डाक, तार सेवाएं और टेलीविजन सेवाएं सचमुच देश की जीवन रेखाएं कहलाती हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है कि संबंध बनाने के लिए परिवहन के साधन देश की जीवन रेखाएं हैं। यह देश के एक भाग से दूसरे भाग तक जोड़ते हैं। यह देश को, यहाँ लिखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, देश को एक भाग से दूसरे भाग तक जोड़ते हैं तथा सभी स्थानों पर आवश्यक उत्पादों को पहुंचाने में सहायता करते हैं, या पहुंचाने में उत्पादों को पहुंचाने में, यहाँ पहुंचाने लिखिएगा, में सहायक होते हैं। दूसरा कारण यहाँ पे देखिए क्या है कि अर्थव्यवस्था का विकास, यह उद्योगों का कच्चा माल लाने तथा तैयार माल को रेलवे तथा सड़क द्वारा ढूंढने में सहायक होते हैं। तीसरा कारण क्या है कि राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक एकता, भारत एक विशाल देश है, परिवहन जल विभिन्न जातियां विभिन्न रंगों, राइट, रंगों, धर्म, भाषण और क्षेत्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाता है। प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण, यह बेहतर प्रौद्योगिकी स्थानांतरण एक देश से दूसरे देश तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने में मदद करता है, राइट। प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण, यहाँ से एक अलग पॉइंट है, इसको अलग करके लिख लीजिएगा, यानी कि 4 नंबर में यहाँ रहेगा और ये वाला 5 हो जाएगा, ये 6 नंबर हो जाएगा। बाजार से संबंध, ये हेडिंग है ये सब। और संचार के साधन व्यापारियों को अन्य व्यापारियों से संबंध बनाए रखने में मदद करते हैं तथा परिवहन के साधन आवश्यक उत्पाद प्रदान करते हैं।
और देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, युद्ध के समय इन साधनों के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता, उनके द्वारा सारा देश रक्षा सेवाओं की सहायता में कटिबद्ध हो जाता है और हथियारों, गोला बारूद तथा रसद यानी कि जो खाने पीने की चीजें हैं उनको पहुंचाने का काम आसान हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसका आंसर लिखना पड़ेगा कि जो है क्या था क्वेश्चन कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तो वो उसके हमने यहाँ पे प्रमुख कारण बताए हैं। तो अगला देखिए क्वेश्चन है 45 नंबर की, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव एक समान नहीं हुआ है, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। राइट, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो एक समान नहीं हुआ। तो इसको अपने शब्दों में आपको बताना है। तो देखिए कैसे लिखना है, इस बात में संदेह नहीं है कि वैश्वीकरण का प्रभाव समान नहीं है। जहां इसने विकसित देश, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, बड़े बड़े उद्योगपतियों, कुशल शिक्षित और धनी उत्पादकों और धनी उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया है, वहां छोटे उद्योगपतियों, श्रमिकों, विकासशील देशों को निस्संदेह काफी हानि पहुंचाई है। कितने को कारखाने बंद करने पड़े, कईयों की अस्थायी नौकरी जाती रही और कई देश विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा के शिकार हो गए। अब हम लोग फिर जो है पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि कुछ विकसित देशों ने उल्टे सीधे हथकंडे अपनाकर विदेशी माल के आयात पर अंकुश लगा दिया और यूएस यानी अमेरिका द्वारा अपने जमींदारों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सस्ता अनाज बेचने योग्य बनाया, ताकि विदेशों से आया हुआ अनाज वहां सस्ता ना बिक सके। राइट, यानी बाहर से जो अनाज आए उनके यहाँ वो सस्ता ना बिके। राइट, विकसित देशों की ऐसी नीतियों ने विकासशील देशों के निर्यात को हानि पहुंचाई। अगला पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखेंगे, अब जब वैश्वीकरण एक सतत विकल्प बन चुका है, इसे आधुनिक न्यायसंगत बनाने की आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देशों की सरकारों को अपने उद्योगपतियों को औद्योगिकी नहीं, यहाँ प्रौद्योगिकी होना चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी में सुधार करके उन्हें सस्ते दामों पर ऋण देकर, बेहतर बिजली आदि की सुविधा देकर विदेशी प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना चाहिए। प्रत्येक देश की सरकार न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अपने पक्ष में समझौते भी कर सकती है बच्चों। तो इतना आंसर आपको इसके एवज में लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग आंसर का इसका, वो ये है कि भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चार के चारों क्वेश्चन काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वैसे ये पूरा आपका जो मॉडल पेपर है वही पूरा सिलेक्टेड है भाई, आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ के जा रहे हैं, अगर वॉच नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी है, आप समझे, आपका काम समझे। देखिए इसमें आंसर में पहला पॉइंट लिखेंगे सरकार के दो या अधिक स्तर। इसमें क्या लिखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषांगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर यहाँ लिखना है, दो स्तर पर सरकारें होती हैं। यहाँ चार नहीं रहेगा, इसको मिटा दिया हमने इसलिए। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है तथा दूसरी सरकार राज्य प्रांत स्तर की होती है। राइट, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि जो संघीय शासन व्यवस्था है वो क्या है। तो संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें काम करती हैं, एक तो देश के लिए होती है और एक राज्य के लिए या आपकी किसी खास प्रांत के लिए काम करती है। तो ये होता है संघीय शासन व्यवस्था। अगला दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, एक नागरिक समूह अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए कैसे कि अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। राइट, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे संविधान की सर्वोच्चता, हेडिंग डालेंगे, आगे इसमें लिखेंगे संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए सरकार के प्रत्येक स्तर का अस्तित्व तथा प्राधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित होते हैं। राइट, अगला पॉइंट में लिखेंगे सुदृढ़ संविधान, मजबूत संविधान। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। राइट, पांचवा पॉइंट लिखेंगे अदालतों के सर्वोच्च प्राधिकार। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवादों की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। और लास्ट पॉइंट में हम लोग मेंशन करेंगे दोहरे उद्देश्य होते हैं। क्या कि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही
क्षेत्रीय विषमताओं का पूरा सम्मान करना, ये इसके दोहरे उद्देश्य में शामिल है। तो इस तरह से बच्चों देखा कि आपने यहाँ पे जो भारत की संघीय शासन व्यवस्था थी उसकी विशेषताओं की चर्चा हमने की। तो इस क्वेश्चन पेपर को, ये जो मॉडल पेपर था आपका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बेहतर है। आप इसको बिना पढ़े बिना देखे आप एग्जाम में मत जाइएगा, ज़रूर देखिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, तो आप भी मेहनत ज़रूर कीजिएगा। और मिलेंगे ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग और बेहतर क्वेश्चन लेकर के, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के जल्द ही आएंगे कुछ नई चीज़ों को बताते हुए। साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है डियर। तो आप, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को अब बंद करता हूं और मिलेंगे जल्द ही आपको एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ नया आपको बता रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।